हम बोल रहे हैं। देखिए रूस में जो आज गए वो क्या बोल रहे हैं, तो उसमें भी एक अप्रोच में फर्क नजर आता है। वहां जाके थोड़ी बोल देंगे कि कांग्रेसियों ने तो बर्बाद कर दिया रूस के साथ रिलेशन। समझदार है ना सर। देखिए तो अरे भाई बस आपको जो सच्चाई है वो बात करने में क्या दिक्कत है आपको? अरे वो जाकर क्यों विपक्ष के बारे में? अरे भाई करने को करते जी, करने वाले करते हैं, पर एक समझदार प्रधानमंत्री अपने घर की मोदी जी बेलाग बोलने के लिए जाने जाते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स पर वो आदमी कभी वो समझदार प्रधानमंत्री वो नहीं है। काम समझदार है कोई से तो बिना ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। हाँ तो नहीं आप कह रहे हैं कि वहाँ जाकर उन्होंने विपक्ष के ऊपर आरोप क्यों लगाया? मोदी जी का इतिहास रहा है बेलाग बोलने का। अरे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि ये देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, संसद में मुझे कुछ नहीं कह रहा है। अरे कह रहे बहुत तरह की बात नहीं सर, ऐसा ट्रेंड रहा है, ऐसा ट्रेंड रहा है कि समय दें, लेकिन एक लाइन में बोल दूं, सतीश जी कह रहे हैं वो बेलाग बिल्कुल उसी तरह से बोलते हैं। और आज भी उनकी एक लाइन मुझे ध्यान में आ रही है। उन्होंने कहा सतीश जी कि चुनौती को चुनौती देना मोदी पसंद करता है, आदत है मोदी की। देखिए आपको आपने सुने ना, आप तो कुछ भी आज तक उनके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते, वो आपके वश में नहीं। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। अरे सुनिए, अच्छा मैं आपको मौका दे रही हूँ सतीश जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ। तथ्य है ये, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री, सुनिए, मेरा प्रधानमंत्री अगर देश का है तो भले ही आप उसको जो कहना है कहिए, लेकिन जो भाषाई परिवर्तन तीसरे में होना चाहिए वो हम उम्मीद करते हैं एज ए सिटीजन। आप ये समझ लीजिए, वो बेला फाड़ भाषण और मार धाड़ वाले लैंग्वेज हमें नहीं पसंद है व्यक्तिगत रूप से। तो मैं कह रही कौन मोदी बदलाव है तो अच्छा है। नहीं मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है बदलाव नहीं, आप दोनों बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक तरफ कह रहे हैं बेलाग बोलते, मैंने एक दिन आपका ध्यान नहीं, आपका सिलेक्टिव एमनेसिया है। मैंने कहा कि एक ही दिन पटाखा फूटा संसद में, बाकी चीजों में परिवर्तन दिख रहा, जिसको मैं थोड़ा बहुत दबाव भी कहता हूं, जो परिवर्तन भी कहता हूं। ठीक है ना? समीर मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है वो आप जानिए ना, ठीक है गलत है। अच्छा ठीक है भाई, आप जानिए। रुबिका जी ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकारें 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, एनडीए के मंत्री बने थे उसके अंदर, 2019 में भी सहयोगी दलों के मंत्री बने थे, और 2024 के अंदर क्या मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर कोई दबाव दिखा? ऐसा दिखा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय मुझे चाहिए, रक्षा मंत्रालय मुझे चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को दिखा, सारे मंत्रिमंडल का जो विस्तार अच्छा मोदी की गारंटी, समीर जी चूंकि मोदी की गारंटी का ही जिक्र हो रहा है, नहीं पर मोदी की गारंटी रहेगी कि नहीं रहेगी इस कार्यकाल में 3.0 में? आप कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? देखिए अब होने को हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, जितने मोदी जी राष्ट्र भी शुरू करे वो सारे होने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ मुश्किल अब हो गया है, वो चाहते हैं, हो सकता है ये बहुत अच्छा कदम भी हो, नीतीश जी साथ भी है, लेकिन अब जो वहां संरचना है, जो संख्या बल है, उसके हिसाब से बहुत लोग हम समझते 17 पार्टियां इसके विरोध में, तो अब वो परिवर्तन होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, एक लाइन पहले उस पर बोलेगा, फिर आपकी बात अपनी कहेंगे। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं एक उससे पहले एक बात कहूं, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसी चीजें रही हैं, मुद्दे जिन पे इस पूरी संसद ने, सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो देश हित में होगा, तो मैं तो यह कहता हूं कि दबाव छोड़िए, सारे लोग, विपक्ष के लोग भी उसका समर्थन करेंगे। जीएसटी पर सर्वमान्य हुआ, मनमोहन सिंह के जमाने में भी जब देखिए 206 सीटें लेकर के आए थे, तब भी ऐसे ऐसे मुद्दे आए हैं जहां पर पूरी संसद ने एक मत से उसको स्वीकार किया है। तो मेरा ये सतीश जी कह रहे हैं ना कि 17-18 ऐसी पार्टियां हैं जो इसके फेवर में नहीं है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग फैसले, कड़े फैसले नहीं? देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन किसी पार्टी के हित फायदे के लिए तो नहीं किया जा रहा है, और इस पर जो एक पूरी डिबेट होगी, डिबेट हो करके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला होगा, इसमें राज्य सरकारों को भी साथ लेना है। अगर राज्य सरकारें नहीं सहमत होंगी तो यह होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने जीएसटी कहा था। पर रामपाल जी एक सेकंड, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जैसा समीर चौगावकर कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होता हुआ दिख रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन भी होता हुआ दिख रहा है।
सतीश जी कह रहे हैं कि मुश्किल है क्योंकि इस बार मनाना पड़ जाएगा और नहीं माने तो फिर ये ठंडे बस्ते में जाएगा। आप क्या मानते हैं, ये हो सकता है, संभव है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड पर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे लोगों के ग्रुप, जैसे उसमें ST है, बहुत सारे लोगों का, मैं उसके बारे में नहीं श्योर हूँ, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि विपक्ष भी इसका साथ देगा। बहुत सारे जिनके अपने रिजर्वेशंस हैं, वो ऐसा नहीं कि विरोध कर रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसका हल क्या होगा। तो मेरा ये कहना है, जब विस्तृत चर्चा होगी और अगर ये राष्ट्र हित में है तो मैं मानता हूं इस देश की संसद तमाम विरोध के बावजूद सब लोग राष्ट्र हित के मुद्दे पर साथ आते हैं और मुझे पूरा भरोसा है। रामकृपाल जी, का माहौल बनाना पड़ेगा। सतीश जी, इस वक्त जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं वो बहुत ही आदर्शवादी है। नहीं, मैं बहुत ही आदर्शवादी है सर, और हमने संसद में वो आदर्श अभी जो शुरुआत हुई थी तो हमको तो नहीं दिखा, नहीं हुआ है, ठीक है, कि कौन किसका कितना आदर और आदर्श वहां पर रखेंगे, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ऐसा दिखा नहीं है। तो इतने बड़े मुद्दे पर क्या विपक्ष और सरकार साथ आ जाएंगे? एक लाइन और कह दूं अपने उदाहरण में, तो सुनिए। देखिए, 10% का कोटा जब मोदी ने आर्थिक हालात वालों के लिए किया, सबकी जुबान बंद हो गई। और अगर ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो उस पे पब्लिक भी देखेगी कौन विरोध कर रहा है। नहीं सर, ये भी लोग देखते हैं कि विरोध कौन कर रहा है। जिस पर विपक्ष ये कह रहा है कि ये पब्लिक ही है जिनके बीच हम गए, तो आज हमें इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया है कि हम वहां पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आवाज बुलंद कर सकते हैं, सरकार को बार बार उन सवालों पर कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ये वो पब्लिक ही है जिसने 2024 के चुनावों में किया है। और इसीलिए हर्षवर्धन जी, ये जो कड़े और बड़े फैसले हैं, क्या ये होते हुए दिख रहे हैं 3.0 में? मैं तो ये बहुत सरल सा सवाल जानना, इसका जवाब जानना चाहता हूं। देखिए, मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि ये सरकार कड़े और बड़े फैसले ही लेगी। नरेंद्र मोदी दबाव में या कड़े फैसले नहीं लेंगे, नहीं करने वाले हैं। सतीश जी को अगर मेरे कहने से बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन एक जरूरी बात, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा 3rd टर्म में टॉप 3 में ये इकोनॉमी भारत की आएगी। मुझे लगता है मोदी 3.0 बड़े इकोनॉमिक फैसलों के लिए जाना जाएगा और ये कंटिन्यूटी में है। जब वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज कहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया होगा, सबको पसंद आएगा, लेकिन इसमें इतनी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि इसको आसानी से करना या तुरंत करना ये आसान नहीं होगा, ये लंबा समय लेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरे जो फैसले हैं उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। आप एक लाइन बोलो, बड़े फैसले, एक सेकंड, बड़े और बड़े फैसले एनडीए के हिसाब से होंगे। अब एक लाइन पूरा बोल दूं। जिस समय कास्ट सेंसस सब चिल्ला रहे थे ना, तो चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा हम स्टेट में स्किल सेंसस कराने जा रहे हैं, नेशन वाइड स्किल सेंसस के लिए भी हम डिमांड करते हैं। ये इस तरह से सरकार चल रही है, उस जगह पे दोनों एक पेज पे खड़े। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सोशल मसले पर भले ही बड़े फैसले ना हो, लेकिन इकोनॉमिकल जो इस बार का फोकस रहेगा वो इकोनॉमिकल रहने वाला, हाँ, इकोनॉमिक्स रहने वाला है, क्योंकि वो 2037 वाला जो है वो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और पर्दा आप देख लीजिएगा 23 तारीख को उससे उठेगा। शरद जी, इकोनॉमिक बड़े फैसले तो होंगे। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुछ मोदी ने कह दिया है वो तो भगवान की वाणी है, तो उसको हमें सपोर्ट करना है। इसी को कहते हैं अंधभक्त, मेरा मानना ये है। तो इसलिए उनको कोई चीज कोई लगता ही नहीं है, तो उनकी नजर में यही होता है, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और इसे ऐसे लोगों को जो दूसरे को शर्मनाक कहते हैं